प्राइम टाइम डिबेट, देश का सवाल और मैं हूं अमित सिंह। सत्ता, शासन और सरकारों के लिए जब पड़ जाता है सवालों का काल, हम लेकर आते हैं देश का सवाल। क्या ईरान के लिए जंग का आज आखिरी दिन है? क्या ईरान अब अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है? पड़ोसी मुल्कों पर हमले को लेकर ईरान ने माफी क्यों मांगी? क्या अब खाड़ी देश ईरान की मदद नहीं करेंगे? क्या ईरान अमेरिका तक मार करने वाला हथियार बना रहा था? अगले घंटे लगातार ये सब कुछ, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। के सह प्रायोजक हैं एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, agarwalpackers.in, DRS ग्रुप 9360014001। इजरायल ईरान के बीच 8वें दिन भी भीषण युद्ध जारी। यूएस इजरायल हमलों में ईरान के करीब 1332 की मौत। लेबनान में अब तक 217 लोगों की जान गई। ईरान को अमेरिका ने दी बड़ी चेतावनी। वित्त मंत्री बोले ईरान पर आज की रात भारी, अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा। कहा ईरान की सेना और नौसेना पूरी तरह तबाह, ईरान के सभी युद्धपोत डूबे। ईरान अमेरिका जंग के बीच महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी। आज से नई दरें होंगी लागू। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद किया था, तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का था। केन्या में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 8 लोगों की मौत, कई लापता, सेना ने संभाली कमान। थम जाएंगी ईरान की सांसें। धरा रह जाएगा सब हथियार। होगा सबसे भीषण हमला। सर्वनाश की टिक टिक। ईरान बर्बादी की दास्तान। आप देख रहे हैं हमारा वॉर स्पेशल। आज दुनिया की सांसें थमने वाली हैं। मिडिल ईस्ट की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य तूफान उठने जा रहा है, क्योंकि खबर है कि अमेरिका आज ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ऐसा हमला जो सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की किस्मत बदल सकता है। तेहरान में सायरन बज रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है और दुनिया पूछ रही है कि क्या यह हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बनेगा? क्या वॉशिंगटन ईरान की परमाणु ताकत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है? क्या खामेनी की सेना इस हमले का ऐसा जवाब देगी जिससे पूरा मिडिल ईस्ट जल उठे? खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, आसमान में लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और मिसाइलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो क्या आज रात इतिहास का सबसे खतरनाक हमला होने जा रहा है? क्या ईरान झुकेगा या फिर अमेरिका को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी? मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं वो खबर जिस पर टिकी है पूरी दुनिया की निगाहें। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। इतनी पिन पॉइंट और हैवी बॉम्बिंग के बाद में भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हमें बहुत ज़्यादा उछाल पे दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक है और अमेरिका ने जिस तरह इसका विस्तार हिंद महासागर तक कर दिया है, जहां उन्होंने ईरान के एक फ्रिगेट को डुबो दिया, तो युद्ध कहीं ना कहीं अब बहुत विस्तृत हो गया है। अमेरिका अपने देश में
विद्रोह झेल रहा है, जहां पर लोग उनको लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्यों वो इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल खुली हुई है और अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस भी काफी हद तक आता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका चाहेगा कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इसलिए वो अब पूरा जी जान लगा देगा। हमने देखा है कि सेंटकॉम ने भी पेंटागन को रिक्वेस्ट किया है, एक स्ट्रेस मैसेज भेजा है कि हमें और रीइंफोर्समेंट चाहिए और हथियार चाहिए। तो क्या अभी तक जो हथियार और सैनिक लेकर अमेरिका लड़ रहा था वो पर्याप्त नहीं है? अमेरिका का अब जो अगला स्टेप होगा कि वो किसी भी तरीके से ईरान को इतना ज्यादा बम्बार्डमेंट कर दे, उसके जो न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं और जहां पर भी उसको लग रहा है कि उसके IRGC के शीर्ष नेता अभी तक छुपे हुए हैं, उनको खत्म कर दे। अमेरिका ने यह कहा है कि आज रात वह ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को अब चिंता हो गई है कि ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल की तरफ कूच कर रही हैं। ईरान की मिसाइलें लगातार पर्शियन गल्फ खाड़ी में जो अरब देश हैं, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, ओमान, सऊदी, इराक, इन सब पर हमला कर रही हैं। अब शायद अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स मिलकर आज रात को ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने के जो लॉन्चर हैं उनके ऊपर हमला करेंगे। ईरान के पास अभी भी हजारों की तादाद में मिसाइलें बची हैं, लेकिन लॉन्चर मात्र 300 बचे हुए हैं। और ये जो मिसाइलें हैं वो तो ज़मीन के नीचे छुपा कर रखी गई हैं, लेकिन जो लॉन्चर हैं उनको ज़मीन के ऊपर रहना पड़ता है। तो इसीलिए अमेरिका और इजराइल यह सोच रहे हैं कि सबसे पहले इन 300 लॉन्चर्स को ख़त्म करो, उसके बाद मिसाइलें ईरान कहाँ से लॉन्च करेगा। इसीलिए शायद आज रात का जो भयंकर हमला है ये 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर साइट्स पर होगा। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1, क्या ईरान के लिए जंग का आज आखिरी दिन है? आज की रात का कयामत की रात होने जा रही है। सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, क्या ईरान पर अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है? डर इसी बात का है। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने पैनल के साथ, पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर ईरान ने माफी क्यों मांगी है? ये माफीनामा आखिर क्यों आया देर से? सवाल नंबर 4 जिस पर चर्चा हम पैनल के जरिए जरूर करेंगे, क्या अब खाड़ी देश ईरान की मदद नहीं करेंगे? क्या ईरान अकेला पड़ गया है? सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा होगी, क्या ईरान अमेरिका तक मार करने वाला हथियार बना रहा है? यह भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी डिटेल भी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखाना है। उस तस्वीर से पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाने जा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग आ रही है। यूएस इजराइल हमलों में करीब करीब अब 1400 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 1332 से ऊपर का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। अकेले ईरान में 1300 हमले हुए हैं। 14 मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया है। ईरान में कई जगह पानी, बिजली की सप्लाई रोक दी गई है, ठप हो गई है। अमेरिकी दावा, ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया है। कुवैत, बहरीन, यूएई में 20 अमेरिकी बेस पर हमले हुए, जिसकी तस्वीरें लगातार सुबह से इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो बड़ी खबर आपने देख ली। आज की रात कयामत की रात होने जा रही है, क्योंकि ट्रंप साहब ने कह दिया है, अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने, पेंटागन ने कह दिया है कि आज की रात जो हमला होने जा रहा है वो कयामत जैसा हमला होगा और उस हमले के बाद ईरान पूरी तरह से खत्म, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान अमेरिका तक मार करने वाला हथियार बना रहा था? क्या उसी हथियार के जरिए वो अमेरिका पर हमला करने वाला था? और क्या यही डर अमेरिका के अंदर था जिसकी वजह से इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर इतना बड़ा हमला हुआ? लेकिन एक बड़ी खबर है, एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। देव, मेरे प्रोड्यूसर, आपको स्क्रीन पर वो देंगे। खबर यह है कि तीसरा जो वॉरशिप है यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब वो ईरान की तरफ बढ़ने लगा है। 2 टैक्टिकल वॉरशिप ऑलरेडी फारस की खाड़ी में है जो ईरान पर हमला कर रहे थे। एक और वॉरशिप, ये देखिए, इसके साथ फ्रिगेट्स भी हैं। यूएसडब्ल्यू जॉर्ज बुश, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वॉरशिप है, टैक्टिकल वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, जो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पेंटागन से ऑर्डर आया इनके मूव का। तो देखिए, फ्रिगेट्स आपको दिख रहे हैं, आपको डिस्ट्रॉयर्स दिख रहे हैं। ये देखिए, पूरा लंबा चौड़ा चलता फिरता पूरा जंगी बेड़ा है और ये फारस की खाड़ी में पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जंग अभी चल रही थी वो जंग अभी रुकने वाली नहीं है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट एंड। ये तस्वीरें देखिए, डराने वाली हैं। 2 वॉरशिप, अब्राहम लिंकन वहां पर
पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, जिराल्ड वहां पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। एक और वॉरशिप जा रही है, यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर 60 से 70 फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है। इंटरसेप्टर इस पर है, एंटी क्रूज मिसाइल इस पर लगी हुई, टॉर्पीडोज इस पर इंस्टॉल है। यानी ईरान पर अब हमला जो होने वाला है वो सबसे खतरनाक होगा। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए पूरा कंटेंट दर्शकों लेकर आए हैं और आपको ग्राफिक के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जो चीजें होने जा रही हैं, ईरान में अब तक का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है, क्यों वो हमला होगा और चेतावनी कहां से आई है, कैसे आई है, वो डिटेल भी आपको बताएंगे। स्कॉट बेसेंट इनका नाम है, जिन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही टेलीविजन में कि किसी भी कीमत पर आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। अब तक का सबसे भीषण हमला अमेरिका करने जा रहा है। ये ज्वाइंट रिटेलिएशन होगा दो मुल्कों के बीच में, यानी इजराइल अमेरिका दोनों हमला करेंगे। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। स्कॉट कह रहे हैं आज रात ईरान में बम बरसने वाले हैं, भीषण बॉम्बिंग होने वाली है। बयान नंबर 3 आपको दिखाने जा रहे हैं स्कॉट का। वो कह रहे हैं ईरान में अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, यानी अब तक जो हमले हुए वो सिर्फ तस्वीर भर थे। अब तक का सबसे बड़ा बमबारी अभियान अमेरिका शुरू करने जा रहा है। स्कॉट बेसेंट ये बात कह रहे हैं, यानी आज की रात कयामत की रात होने जा रही है। अमेरिका की फाइनल चेतावनी से समझ लीजिए, ईरान के मिसाइल लॉन्चर पर अटैक का प्लान तैयार है। यानी अब जो हमला होगा और खतरनाक होगा। मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करेंगे, जो बयान नंबर 6 है स्कॉट बेसेंट साहब का। अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया। लेकिन तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं दर्शकों, तस्वीर यह भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश रवाना हो चुका है। कहां रवाना हुआ है? फारस की खाड़ी में। यही वॉरशिप है, उसकी डिटेल भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला और एक्शन सीक्वेंस क्या बन रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी हां, अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने ईरान रवाना कर दिया है। ईरान पर बड़े हमले की स्ट्रैटेजी का यह हिस्सा है, यानी एक और वॉरशिप वहां पर जारी है। बड़ी बात है, ईरान पर बड़े हमले की स्ट्रैटेजी जो बन रही थी उसके लिए तीसरे वॉरशिप की जरूरत थी और इसीलिए अमेरिका ने उसे वहां पर भेजा है। ईरान पर और भीषण हमला करने की तैयारी है, यानी और भीषण हमला ईरान पर होगा। एक्शन नंबर 4 जो लेने जा रहा है अमेरिका, अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। एक्शन नंबर 5 जो अमेरिका लेगा ईरान पर, वो भी आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रंप साहब बहुत गुस्से में है और वो गुस्सा आज रात को कयामत बनकर उतरने वाला है, गिरने वाला ईरान पर। अमेरिका ने खतरनाक हमले की चेतावनी दी है, कहा है कि अब जो हमला होगा बहुत खतरनाक होगा, बहुत मैसिव होगा। और एक्शन नंबर 6 जो अमेरिका ले सकता है, ईरान की नेवी पर और बड़ा हमला होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगातार ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है और वहां पर अमेरिका एक्शन करेगा। अमेरिका ने कहा था किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होने देंगे। जो तेल जाने का रास्ता है, क्रूड जाने का रास्ता है, वो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तीसरा वॉरशिप भेजने का मतलब क्या है? आपने वॉरशिप देख ली, तीसरा वॉरशिप भेजने का मतलब क्या है? अटैक की जो नई स्ट्रैटेजी है उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। आखिरकार इस वॉरशिप को भेजने के पीछे का मकसद क्या है? सिर्फ ईरान पर अगर हमला करना मकसद होता तो ऑलरेडी वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, मशीनरी, वॉर वेपन्स हैं कि वहां पर हमला होगा। लेकिन इसके मायने क्या है ये आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, मतलब नंबर 1, यूएस जॉर्ज बुश रवाना हो चुका है ईरान के पास, फारस की खाड़ी के पास। ट्रंप साहब चेतावनी देते आपको तस्वीरों में दिखाई दे। स्ट्राइक फाइटर जेट से ईरान पर अटैक का प्लान बन रहा है। जी हां, मतलब नंबर 2 समझिए, नया वॉरशिप वहां क्यों जा रहा है? स्ट्राइक फाइटर जेट से ईरान पर अटैक का प्लान है। तीसरा वॉरशिप अमेरिका फारसी खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेज रहा है। मतलब नंबर 3, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स से हमला करने की तैयारी है और इसीलिए यह सब प्रोग्राम चल रहा है। मतलब नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, यमन में ईरान समर्थित जो हौती ठिकाने, हौती विद्रोही हैं, उन पर भी हमला होना है। प्रॉक्सीज को खत्म करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। इजराइल भी इसी चीज में शामिल है, मुफ्तला है और ये सालों चलता रहेगा। मतलब नंबर 5, इजराइल या अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर हमला रोकने का प्लान है, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गोज पर, कंटेनर्स पर हमला कर रहा है ईरान, उसको रोकना है। इसीलिए यह वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि किसी भी कीमत पर वहां पर आने जाने वाले जो क्रूड टैंकर्स हैं उन पर हमला ना हो सके, ईरान उनका रास्ता न रोक सके, इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाई है वो सप्लाई ना रुके। तो अब देखिए, B2 बॉम्बर ने भी मोर्चा संभाल लिया है, यानी अब B2 बॉम्बर के एक्शन का टाइम है। 4 दिन पहले B2 बॉम्बर ने हमला किया था। प्लान नंबर 1 क्या है वॉर का? ब्रिटिश ठिकानों पर B2 स्टील्थ बॉम्बर की तैनाती की गई दर्शकों, यानी ये बहुत खतरनाक मामला है। वॉर प्लान नंबर 2, B2 बॉम्बर के ब्रिटिश हवाई अड्डों पर पहुंचने की खबरें आ रही हैं, यानी अब B2 बॉम्बर ब्रिटेन की जमीन से हमला करेंगे। वॉर प्लान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हम बताने जा रहे हैं दर्शकों। ट्रंप ने ईरान को बड़े हमले की चेतावनी दी है और इसके साथ ही B2 बॉम्बर ब्रिटेन के RAF फोर्ट डिएगो गार्सिया से टेक ऑफ करने वाले हैं, यानी अब B2 बॉम्बर भी रेडी हो रहे हैं। ब्रिटेन अपनी जमीन दे रहा है,
डिएगो गार्सिया से वहां से टेक ऑफ करेंगे। अभी तक ब्रिटेन मना कर रहा था, वहां पर रिफ्यूलिंग होगी और वहां पर उनके आर्म्स एमिनेशन को रिफ्यूल किया जाएगा। वहां से फ्लाई करेंगे, ब्रिटेन से उड़कर ईरान में जाकर धमाका करेंगे, ईरान में तबाही मचाने वाले हैं। आज की रात वाकई में क़यामत की रात है। क्यों है, उस बयान का एक एक मुलम्मा, एक एक मतलब आपको बताने और समझाने की कोशिश करें। ईरान ने माफी भी मांगी है। दर्शकों, ये माफीनामा क्यों आया है? पहले तो आप पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर देते हैं, उनको मारते हैं, यूएई, कतर, जॉर्डन, बहरीन, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, फिर आप अचानक माफी मांगने लगते हैं। यूएस इजराइल ईरान जंग का 8वां दिन है। जो बयान दिया है माफीनामा जो है ईरान का, वो देखिए। अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे, ये बात ईरान के जो राष्ट्रपति पेजेश्कियन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब अब हमले नहीं होंगे आपके ऊपर, पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करने की बात वो कह रहे हैं। जब तक ईरान पर हमला नहीं, तब तक हमला नहीं करेंगे। यानी पड़ोसी मुल्क अगर ईरान को नहीं मारेंगे तो ईरान भी नहीं मारेगा। लेकिन किस पड़ोसी मुल्क ने ईरान को मारा है? सबसे पहले तो ईरान ने हमला किया है। पड़ोसी देशों पर हमलों के लिए माफी मांग रहे हैं। बयान नंबर 5 क्या है? ईरान पड़ोसियों के साथ तनाव नहीं चाहता। तनाव तो बढ़ा ही दिया पेजेश्कियन साहब, क्योंकि पहले आपने ही मारा है। बयान नंबर 6, भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेंगे। बयान नंबर 7 बहुत क्रूशियल है। ईरान, इजराइल समेत 13 देशों पर अब तक ईरान ने हमला किया है। तो पहले तो आप सबको मार देते हैं और सबको मारने के बाद फिर आप माफीनामा देते हैं और कह रहे हैं कि भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करना था तो फिर हमले क्यों किए? पहले तो आपने खूब तबाही मचाई अमेरिका इजराइल के नाम पर, और जब ईरान के साथ खाड़ी देशों ने अपने ताल्लुकात खत्म करने की बात कही, दोस्ती तोड़ने की बात कही, तो आप माफी मांग रहे हैं। माफ कीजिएगा, तो आप माफीनामा मांग रहे हैं। ये माफीनामा जरा देर से आया है, क्योंकि ये 13 मुल्क जहां पर आपने तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है, वो आपके साथ नहीं खड़े। आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब आपको बताने जा रहे हैं क्या ईरान के निशाने पर अमेरिका था? बहुत अहम सवाल है, जंग से जुड़ा ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा था और मेरे जहन में भी आया। अब आपको बताने जा रहे हैं, क्या ईरान अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा था? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ईरान कोई ऐसा वेपन बना रहा था, कोई ऐसा हथियार बना रहा था जिससे कि अमेरिका को मुश्किल थी? अमेरिका के पास ईरान को खत्म करने का क्या आखिरी मौका था? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, अमेरिका डरा हुआ था कि ऐसा तो नहीं कि ईरान कोई हथियार बना ले और उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर दे। अमेरिका के पास ईरान को ख़त्म करने का आखिरी मौका था और इसीलिए शायद अमेरिका ने किसी भी कीमत पर डिले करने की नहीं सोची। इजराइल अमेरिका ने मिलकर ये कोशिश की कि भाई या तो अमेरिका को मारेगा ईरान या तो इजराइल को मारेगा, तो क्यों ना हम इजराइल को ही ख़त्म कर दें। क्या ईरान अमेरिका पर परमाणु हमला करने वाला था? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए न्यूक्लियर साइट्स पर लगातार अमेरिका इजराइल ने हमले किए। ये एक डर था जो अमेरिका के जहन में दिखाई दे रहा था। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमेरिका डर गया था? यह बात सच है कि अमेरिका डरा हुआ था। बिना डर के इतना बड़ा हमला नहीं होता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, क्या चीन, रूस अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ईरान को सीक्रेटली एटॉमिक वेपन सप्लाई करने वाले थे, परमाणु बम देने वाले थे? यह बहुत अहम था और इसीलिए ये हमले हुए। लेकिन इस बीच ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियन का एक बयान आया है, आप सुन लीजिए। उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसकी तरफ मैं जाऊंगा। पहले बयान सुनिए। अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला नहीं किया जाता। ये पेजेश्कियन साहब कह रहे हैं। अब वो डरे हुए, सहमे हुए लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों पर हमला नहीं होगा और उनके इस बयान का मतलब देखिए, यानी अब उनको लग गया है कि अमेरिका, इजराइल उनको छोड़ने वाले नहीं है और इसीलिए इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं। देर से माफी जो मांगी जाती है उस माफी की ज्यादा वैल्यू, ज्यादा कदर नहीं होती है और वॉर में तो बिल्कुल भी नहीं होती। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग का रुख करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट के माल्टा में तेल टैंकर पर हमले की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। माल्टा में एक कार्गो शिप है, क्रूड, जिस पर हमले की खबर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास का इलाका बताया जा रहा है। फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर ड्रोन से अटैक हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्राइमा नैन नाम के टैंकर पर हमला हुआ है और ये प्राइमा नाम का जो टैंकर है ये क्रूड लेकर जा रहा था। आईआरजीसी की बार बार चेतावनी के बावजूद वो लगातार ट्रैवल कर रहा था हॉर्मुज स्ट्रेट पे और वहां पर उस पर निशाना बनाया गया। आवाजाही रोक दी ईरान ने। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जो हॉर्मुज जलदमरू बंदर है वहां पर ईरान कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उस कब्जे की कोशिश में अमेरिका भी उसे कामयाब नहीं होने देना चाहता। इसीलिए एक और वॉरशिप, एक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर पहुंच रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। दर्शकों, उनके जरिए हम समझने, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे नैरेटिव को। और आज रात को लेकर अमेरिका में जो एक हो हल्ला मचा हुआ है, ईरान में हो हल्ला मचा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पर आपकी राय भी हम लेंगे और अपने दर्शकों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब जो होने जा रहा है, आज रात को जो होने जा रहा है,
उस पर क्या बातचीत होगी। अब स्वागत करता हूं, आपको एम्बेसडर साहब दिख रहे हैं, एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी तस्वीरों में आपके साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। एयर कमोडोर संजीव बहनी दत्ता साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर संजय कुमार साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। संजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में आए। सबसे पहले संजीव सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमेरिका कह रहा है कि हम अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं, तो अब तक के जो हमले थे क्या वो सबसे बड़े नहीं थे, पहला सवाल। दूसरा, क्या अब अमेरिका उन वेपन्स का इस्तेमाल करने जा रहा है जो थोड़े उस कैटेगरी के हैं जो इलीगल है इस्तेमाल करना, जिसका इस्तेमाल आप जंग में नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी के पास बायो वेपन, जैविक हथियार है, बहुत सारे वैक्यूम बम्स हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो इंसान को धमाके के साथ नहीं मारते हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो आफ्टरमाथ होता है, वो धमाकों से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आज की रात क्या कुछ ऐसा होने वाला है संजीव सर? देखिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का समय तो शायद अभी तक नहीं आया है, मगर जिस तरह से आप कह रहे हैं, वॉर में नैरेटिव बनाना एक बहुत आम बात है और सर। हमेशा बनाए रखना पड़ता है दोनों सर। तरफ से। राइट सर। और वर्ड ओपिनियन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और उसको कैलिब्रेट करते रहते हैं दोनों पार्टीज। राइट और सर। इसीलिए आपने देखा होगा जिस तरह से अमेरिका बोल रहा है कि हम हॉर्मुज को बंद नहीं होने देंगे या हम आज बहुत बड़ा अटैक करेंगे, या ईरान बोल रहा है कि हमें अपने सारे जितने भी मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं उसमें he is apologizing for that. So all this is keeping the word opinion also in your favor and keeping the neighbors opinion also in your favor. जहाँ तक आज की बात है, जो आज बताया जा रहा है, प्रिपरेशंस कुछ हिसाब से अगर आप देखें कि क्या क्या हो सकता है, B1 और B2 बॉम्बर्स एक्टिव हैं, ब्रिटेन के बेस से भी एक्टिव हैं। B-52 जो कि एक बहुत बड़ा बॉम्बर है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का बॉम्बर है, बोइंग के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, जिसका मतलब यह है कि वो बहुत हैवी बॉम्बर है और एटम बॉम्ब्स के लिए यूज़ होता है, मगर हैवी बॉम्बिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अगर आज बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े जहाज भी उसमें पार्ट ले सकते हैं, तभी कुछ बड़ा हो सकता है जो आज अभी तक नहीं हुआ है। और तीसरा, जैसा कि आपने बताया कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच रहा है गल्फ के एरिया में, तो हालांकि उनकी नेवी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है ईरान की, एक कारण रहेगा कि अगर हम नेवी कर चुके हैं तब भी ये क्यों कोशिश की जा रही है, और एमुनिशंस भेजने की या और शिप भेजने की या और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की। तो ये सब दिखाता है कि उनकी तैयारी थोड़ा वॉर को और बड़ा करके और ईरान को किसी तरह से कंट्रोल में रखने का है। राइट सर। और जहाँ तक और कर्ड्स वगैरह का भी कोशिश कर रहे हैं वो कि उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाए। ईरान की कैपेबिलिटीज हैं प्रॉक्सीज, इसी तरह से अमेरिका भी कोशिश करेगा कि उनको प्रॉक्सीज के द्वारा ही काउंटर किया जाए। राइट सर, पॉइंट टेकन सर। मेजर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जो बातचीत चल रही है, पेजेश्किन साहब माफ़ी मांग रहे हैं, ही सेइंग कि जिन खाड़ी मुल्कों पर हमने हमला किया है हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, दोबारा भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आपको नहीं लगता कि बहुत लेट कर दिया? इजराइल अमेरिका के बहाने पहले आप खाड़ी देशों में मारते हैं, उनके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर हमला होता है, आप उनके एयरपोर्ट्स पर हमला करते हैं, एम्बेसीज पर हमला करते हैं, सिविल इलाकों में हमला करते हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट ने नंबर्स जारी नहीं किए हैं सर, अबू धाबी में अकेले आधा दर्जन लोग मारे गए अबू धाबी एयरपोर्ट पर जब वहाँ पर रॉकेट गिरा। तो पहले तो आप मारते हैं, फिर आप माफ़ी मांगते हैं, और वैसे भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने कह दिया है कि अब तो ईरान के साथ हम खड़े नहीं, क्योंकि आपने तो हमारे सिविलियंस को मारा है। देर हो गई है सर माफ़ी मांगने में। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, ये बड़ी विडंबना की बात है कि इतनी देरी से इन्होंने आके ये बोला है। आज उन्होंने टेलीवाइज स्टेटमेंट में कहा है कि ये जब सब इसलिए हुआ कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खत्म हो गया था, क्योंकि जब खamenei की डेथ के बाद में नीचे के जो कमांडर्स थे वो अपनी मर्जी से सब काम कर रहे थे, और इसी की वजह से ये सब अटैक उनकी सिविलियन और एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर किए गए। लेकिन इसका असली कारण यह है कि एक्चुअली पूरे गल्फ कंट्रीज में एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी ईरान के अगेंस्ट में। ईरान के जो जितने भी अटैक्स हुए हैं उनको बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज किया गया था सभी गल्फ कंट्रीज की तरफ से, और इसी की वजह से उन्होंने आके माफ़ी मांगी। ये अच्छा कार्य किया।
दूसरा माफी मांगने का कारण यह है कि अब उनकी जो पावर है मिसाइल्स की और ड्रोन की वो काफी कम हो गई है और डिग्रेडेड हो गई है। उनके मिसाइल लॉन्चर काफी कम रह गए हैं और उनका स्टॉक भी काफी डिप्लीट हो चुका है। तो इसी की वजह से वो जानते हैं कि अब आगे वो कर नहीं सकते, तो बेहतर यह है कि हम अपने रिलेशन जो हैं इन कंट्रीज के साथ सुधार के रखें। तीसरा मेरे को लग रहा है कि अब देखिए उनका एयर पावर तो बिल्कुल खत्म हो गया है ईरान का। राइट सर। उनके जितने भी एयर बेसेज हैं उनको डी यू नो डी डी फंक्शनल कर दिया गया है कंप्लीटली। वो कोई भी वहां से उड़ान भर नहीं सकता। यहाँ तक कि उनका जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसको भी वहां से भी उड़ान भरी नहीं जा सकती। दूसरी उन्होंने नेवल शिप्स जितने भी ईरान के हैं वो सब के सब डुबो दिए गए हैं समुद्र के अंदर। एक दो शिप छोटे मोटे बचे हैं, एक अपने यहाँ कोची में बचा हुआ है, एक श्रीलंका में बचा हुआ है। वो वहां से निकल नहीं रहे हैं इस डर के कि रास्ते में जाएंगे तो उनको भी डुबो दिया जाएगा। तो अब ईरान के पास शक्ति बची नहीं है। जैसा कि पहले भी मैंने आपके चैनल में कहा था कि मंडे ट्यूसडे तक ये वार जो है वो खत्म हो जाएगा, इन द सेंस कि उसके बाद ईरान के पास शक्तियां नहीं रहेंगी और जो भी शक्तियां रहेंगी वो थोड़ा सा गुरिल्ला वारफेयर के रूप में वो उसको यूज करेंगे और इधर उधर अटैक करके कुछ लोगों को मारेंगे। राइट लेकिन सर। अभी जो इन्होंने जो स्टेप लिया है, ये स्टेप उन्होंने कम से कम अपने संबंध पड़ोसी देशों से सुधारने के लिए ठीक किया है। उन्होंने माफी मांग ली है और मैं आशा करता हूं कि अब ऐसे अटैक वहाँ की जो भी एयरपोर्ट्स हैं या सिविलियन बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर नहीं होगा। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर भी अटैक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उस पर अटैक होंगे तो उसके लिए भी ईरान को बहुत खामियां भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो अमेरिका बिल्कुल हावी हो चुका है और वो किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कि अभी अभी खबर आई है कि एक शिप जो वहां से गुजर रही है उसको उन्होंने जला दिया है। तो ये जो है RIGC की जो पोजीशन है अभी वो बहुत वीक हो जाएगी आने वाले 2-3 दिनों में। और आप देखिएगा कि ईरान के पास शक्तियां, ईरान सरेंडर तो नहीं करेगा ये मैं पक्का मानता हूँ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये लैंग्वेज भी यूज नहीं करनी चाहिए सरेंडर की। उनको यही कहना चाहिए कि ठीक है आप आइए और हम अपने टर्म्स के ऊपर हम आपसे नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। ये चीज उन्हें कहनी चाहिए। सरेंडर वर्ड जो है वो किसी भी देश को लिए स्वाभिमान के अगेंस्ट में जाता है, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ईरान अब जो है अपनी शक्ति खो चुका है और उनके पास आक्रामक रूप अडॉप्ट करने का कोई तरीका बचा नहीं है। न जनसंख्या उनके साथ है लोकल, न नेबर्स उनके साथ है, न वेपन्स उसके साथ है, न कमांड एंड कंट्रोल उनके साथ है। ठीक है सर, अमित जी। पॉइंट टेकन। डॉक्टर संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजय सर, मुझे एक बात समझाइए ज़रा कि ईरान में जो डायनेस्टी थी खामेनी साहब की वो ख़त्म हो गई है। उनके बेटे मुश्तबा के लिए अमेरिका कह रहा है कि हम किसी कीमत पर मुश्तबा को तो बनने नहीं देंगे। अगर बनाना है तो हमसे मशवरा करिए, हमसे बातचीत करिए, हमसे रजामंदी के बिना कोई वहाँ पर पॉलिटिकल रजीम हम खड़ी नहीं होने देंगे। यहाँ से ईरान की जो स्टोरी है सर, यहाँ से जो एक उनकी यात्रा है ईरान की, आप कैसे देख रहे हैं? ये देश क्या अब तेहरान, क्या अब ये सीरिया की तरह हो जाएगा, या इराक में जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद की जो सिनेरियो रही, यहाँ से यात्रा आगे कितनी देख रहे हैं ईरान की सर आप? देखिए, अभी इनके पास जो IRGC का जो कमांड है वो नियंत्रित कर रहा है चीजों। राइट। के जो एयर बेसेस हैं, चाहे इनके नेवल बेसेस हैं, उसको एक तरह से अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया है और ये आत्मसमर्पण के मूड में है। इस बात को ये समझ रहे हैं जो इनकी ताकत थी। क्या ताकत थी इनके पास? ड्रोन और मिसाइल की ताकत थी और लगा कि ड्रोन और मिसाइल की मदद से। लेकिन इन्होंने क्या किया कि चौतरफा युद्ध में ये फंस गए। अपने नेबरिंग कंट्री से भी लड़ रहे थे, इजराइल पर भी अटैक कर रहे थे, अमेरिका से भी लड़ रहे थे। तो एक साथ जब आप कई मोर्चा खोल देंगे तो उस स्थिति में ये स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जहां तक रिजिम चेंज की बात आप कर रहे हैं, अगर कुछ दिनों के बाद, हालांकि ट्रम्प कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, वो तो कह रहे हैं कि बिना शर्त आपको माफी मांगनी होगी, सरेंडर करनी होगी। ईरान वैसा करेगा नहीं। ईरान के पास आज भी मिलिट्री पोटेंशियल है, सब कुछ के बाद भी वो लड़ेगा। और कोई भी देश अपने सोवरेनिटी को लेकर के, अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर के वो लड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ेगा, वो लड़ेगा। लेकिन दो
दो मोर्चे पर ईरान को भी ये पता था कि हम अमेरिका के साथ नहीं लड़ पाएंगे। प्रॉक्सी बात तो अब रहा नहीं, अब तो सीधे सीधे आमने सामने का युद्ध हो रहा है। और जिस तरह से अमेरिका पूरी तरह से तैयार होकर के बैठ गया है कि अब किसी भी कीमत पर ईरान को हमको निपटा देना है, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, वो उन्हें हम पीछे। और यही कारण है कि ईरान की भाषा बदल गई। अपने पड़ोसी मुल्कों से जो कहना उन्होंने शुरू किया कि हाँ मुझसे गलती हुई, हमको हमला नहीं करनी चाहिए थी, हमने जो हमले किए हैं, अब उनके कारण बता रहे हैं कि किन्होंने हमला कर दिया, कैसे कर दिया। तो रिजिम चेंज की बात जो है वो तो मुझे दिखता है कि रिजिम चेंज होगा, लेकिन जरा IRGC की स्थिति क्या होती है। चूंकि ईरान में 2-3 ये में चेन में वहां का मिलिट्री पावर होता है। IRGC अभी मजबूती के साथ लड़ रहा है, और जब तक IRGC लड़ते रहेगा तब तक ये खोमेनी साहब के बेटे जो बतौर अभी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, इन पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो उसको अगर कमजोर करने में अमेरिका सफल हो जाता है, उनको अगर आत्मसमर्पण कराने में अमेरिका कामयाब हो जाता है, तो रिजिम चेंज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक दूसरी बात, ईरान की सड़कों पर भी इस सरकार के खिलाफ बहुत समर्थन नहीं, कहीं ना कहीं से अनडेमोक्रेटिक तरीके से जिस तरह से खोमेनी साहब ने वहां पर लोगों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, महिलाओं पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए, बच्चों को उन बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स की हत्या करवाई, ये मन मस्तिष्क में लोगों का है। और जिस तरह से ईरान खुद अपने ही जाल में फंसता हुआ भी दिख रहा है कि एक साथ वो कई मोर्चे खोल दिए कि भाई कुवैत पर भी हमला कर रहा है, उधर भी हमला कर रहा है। एक बार बार वो धमकी दे रहा है हॉर्मुज को लेकर के कि भाई हम वो जो रास्ता है, वो जो पतला संकरा रास्ता है, उस हॉर्मुज को, वो जो क्रूड ऑयल का जो जाने का रास्ता है, उसको हम बंद कर देंगे। जहां पर इंटरनेशनल चीजें टकराती हैं, जहां पर इंटरनेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, वहां पर कैसे किसी चीज को बंद कर देंगे। तो बाहरी सहानुभूति आपको मिल नहीं रही है। चाइना रसिया कभी खुल करके आया नहीं, आपके पड़ोसी मुल्क जो हैं वो आपके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका टारगेटेड तरीके से आपको कह रहा है कि हम बिना शर्त आपको सरेंडर कराएंगे। वैसी स्थिति में देखते हैं कि ये युद्ध कितना दिन चलता है। अगर ये युद्ध 2-3 दिन चला तब तो ये रिजिम चेंज जैसी बात में भी थोड़ा और वक्त लगेगा। अगर ये थोड़ा लंबा खींचा, क्योंकि आर्थिक स्थिति वहां की अब बहुत अच्छी नहीं है, वो देश पठार है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर कुछ है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लोगों को वह भी नहीं मिल पा रहा है। और तब जब लोगों का गुस्सा, जो अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के लोगों का गुस्सा निकल करके बाहर आए और वो जब रिएक्ट करेंगे, तो उस स्थिति में रिजिम चेंज की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी। संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जिस तरह से संजय सर बता रहे हैं और संजीव सर भी और गौरी शंकर सर भी बता रहे हैं, IRGC की पावर कितनी है कितनी नहीं है वो एक अलहदा विषय है, लेकिन ये बात तो है कि आपके आर्सेनल के जितने वेपन्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। आपके पास ड्रोन्स खत्म हो गए, आपके पास रॉकेट्स खत्म हो गए, खुर्रमशहर और गदर जैसी जो मिसाइलें बची हैं उनका थोड़ा स्टॉक बचा हुआ है, जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, या फिर हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके ज़रिए जो इनपुट्स मिल रहे हैं, रिपोर्टर्स हमारे जो हैं, तो वो कह रहे हैं तो अब जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है अब उनकी बारी फायर करने की है। शॉर्ट टर्म वाली 700, 800, 300, 400 वाली बहुत सारी फायर हो चुकी हैं। IRGC जैसे सर कह रहे थे कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, कोई कमांड सेंटर नहीं था, कोई कमांड करने वाला नहीं था। अब पजेश्कियन माफ़ी मांग रहे हैं। IRGC इस वॉर को कितने दिन तक और खींच सकता है सर? कितने दिन और ये आप चल सकता है, या आज रात के बाद आपको लगता है कि सरेंडर डन है इनका? कितना दिन और ये खींच सकते हैं IRGC? ये तो नहीं कह सकते हैं कि सरेंडर डन है, क्योंकि अगर आप उनकी थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री में इनफैक्ट डिफीट को भी ग्लोरीफाई किया गया है। शियाज का एक डिफरेंट वो है, तो आप सरेंडर वर्ड जिस तरह से अभी बोला गया उसे तो यूज ही नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बहुत वीक हो चुके हैं और अभी और ज्यादा वीक होने वाले हैं। IRGC के पास ऑलमोस्ट 3000 में से 2000 मिसाइल्स उनके कंट्रोल में थी और 1000 के करीब डिफेंस फोर्सेस के पास थी। और अभी अगर आप देखें, इकोनॉमी तो इनकी वॉर से पहले ही बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, ऑलमोस्ट करेंसी 95% तक ब्रेक हो चुकी थी। डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स और नेवी ऑलरेडी अब ब्रेक हो गया है। एयरफोर्स उनका बहुत कमजोर था। कुछ अमेरिकी जहाज थे पुराने जो कि दोस्ती के वक्त उन्हें अमेरिका से मिले थे और वो भी मेंटेन नहीं हो रहे थे सैंक्शंस के कारण। तो एयरफोर्स भी अभी ऑलमोस्ट खत्म है, नेवी भी ऑलमोस्ट खत्म है। एक इंडिया ने बचा के रखा है उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, एक शिप उनका यहाँ है। और
आईआरजीसी शुरू से ही वीक होते चले जा रहा है, मगर उन्हीं की कमांड है और उन्हीं के कारण जो विद्रोह है वो भी अभी तक रुका हुआ है। जो खोमेनी के अगेंस्ट जितना भी उनके विद्रोह है बिकॉज ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूशंस या उनके सिविल राइट्स को मारने के कारण, स्पेशली अबाउट वुमेन, तो वो भी आईआरजीसी ने ही रोक कर रखा हुआ है पूरे देश में। अब जिस तरह से ये कमजोर होते चले जा रहा है, और अब जैसा मैंने बताया कर्डिश एलिमेंट को भी यूटिलाइज करेगा अमेरिका, जस्ट टू काउंटर देम विद देयर ओन टेक्निक्स, प्रॉक्सी की तरह यूज करेगा उनको। वहां पे के वो कर्डिश वहां के लोग हैं जो अभी डिससेटिस्फाइड और दे फील दे हैव नॉट बीन गिवन अ फेयर शेयर, तो उनको पूरा यूज किया जाएगा। हो सकता है आज रात ही यूज करके, उसमें भी आईआरजीसी के अगेंस्ट यूज करने की बात है। तो आईआरजीसी को ही कंट्रोल करने की ये सारी बात आज के लिए हो रही है, और उसका परिणाम आपको कल सुबह तक जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑलराइट सर, अम्बेडकर साहब, अभी सरेंडर करने की बात हो रही है, हालांकि चलिए सरेंडर नहीं करेगा आईआरजीसी, और चूंकि शिया बहुत संघर्षशील एक कौम है, और ईरान का इतिहास अगर आप देखें तो कभी किसी सिद्धांत दबा नहीं है, सिविलाइजेशन भी उनकी बहुत उम्दा रही है। सारे मुस्लिम राष्ट्रों में एक टाइम में ईरान सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा आगे था। लेकिन अब क्या कम्युनिकेशन का रास्ता अभी भी खुला हुआ है? क्योंकि अब पेजेश्किन साहब माफ़ी मांग रहे हैं खाड़ी देशों के साथ, अमेरिका भी बहुत प्रेशर बना रहा है, एक और वॉरशिप वहाँ पर अमेरिका भेज रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं। ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उनका वहाँ पर है, एक और जा रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने के लिए ये वॉरशिप वहाँ पर जा रही है फारस की खाड़ी में। लेकिन अब यहाँ से ईरान का जो होना था सर वो हो गया है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पे आप कैसा देख रहे हैं? भारत की भूमिका देख लीजिए या खाड़ी देशों की भूमिका देख लीजिए, क्या ईरान को वो बेल आउट मिलता आपको दिख रहा है आने वाले दिनों में, या आपको लगता है कि ईरान एक ऐसी घंटी है जो हर कोई बजा के जाएगा? अमेरिका इजराइल के हमले के बाद अब खाड़ी देश भी उसको उतनी महत्वता नहीं देंगे, उतनी अहमियत नहीं देंगे जो पहले उसकी थी, जो डर या खौफ आप कह लीजिए। क्या ईरान अब खाड़ी देशों में वो उसका कद नहीं रह जाएगा इस अटैक के बाद, इस हमले के बाद? अमित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस हमले के बाद जो है इनकी एक तो शक्ति बहुत डिप्लीट हो चुकी है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, ईरान अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। तो अब इनकी शक्ति जो है खाड़ी देशों को चैलेंज नहीं कर सकती है, पहली चीज तो ये। और पहले इन्होंने अटैक करके खाड़ी देशों से इन्होंने दुश्मनी जबरदस्ती मोल ले ली। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज मैं आपको पहले भी मैं इस चीज को काफी एम्फेसिस के साथ बोल रहा हूं कि संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इतना रिप्रेसिव था। ये रेजिम संसार में सबसे ज्यादा रिप्रेसिव रहा है। वीमन्स को तो इन्होंने कोमोडिटीज या जानवरों की तरह से ट्रीट किया है। और लोगों को अभी आपने देखा, पहले जब इनके रेजिम के अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, एस्टिमेट है कि 6,000 से 20,000 लोगों को इन्होंने मारा था। तो इस तरह का जो रिप्रेसिव रेजिम है उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल इनको मिल रहा है अभी। और मेरे को लगता है कि जनता उनका साथ नहीं देगी। अभी आईआरजीसी ने लोगों को बल के प्रयोग से दबा रखा है। जैसे ही उनका बल का प्रयोग थोड़ा कम हो जाएगा या वो बल प्रयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे, सब लोग सड़कों पे बाहर आएंगे। और आप जानते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां काफी कमजोर हैं, इसी वजह से पहले वो विद्रोह हुआ था, और अब और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे क्योंकि जितना भी इनका ट्रेड वगैरह है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। कोई ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है। तो हो सकता है कि इनको जो खाने की जो चीजें हैं जो इंपोर्ट कर रहे थे उनमें भी कमी आ जाए, ऐसी संभावना मेरे को नजर आ रही है। तो ईरान ने अपने ऊपर ये जंग थोपा है। ये पहले ही अगर चाहते तो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को कॉम्प्रोमाइज करके और पूरा एग्रीमेंट कर सकते थे। अब तो अमेरिका हावी है। अब तो वो चाहेगा कि अब उसको मौका मिला है तो सारी लॉन्ग रेंज मिसाइल की जो फैसिलिटीज है उनको सबको खत्म करेगा वो। उनके ईरान के जितने भी न्यूक्लियर एनरिच्ड न्यूक्लियर जो मटेरियल है जिसको 450 किलोग्राम बताया गया है, उसको भी वो लेके जाएगा वहां से। और उसके बाद इनकी जो है ड्रोन की जो कैपेसिटी है उसको भी खत्म करेगा। अब वो नहीं छोड़ेगा, अब क्योंकि वो इजराइल भी पूरा दबाव डालेगा कि अब मौका मिला है तो इसको छोड़ना नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अगले 2-3 दिन में काफी हैवी बॉम्बार्डमेंट होगा। और अब इनके पास एयर पावर नहीं है, कोई इंटरसेप्शन नहीं कर सकते, नेवल पावर नहीं है, तो नेवी के वेसल्स भी आराम से आ जाएंगे। और इंटरनल रेबेलियन भी चालू होगा, क्योंकि अब जब रेजिम की शक्ति कम हो जाती है तो लोग भी थोड़े साहस से सड़कों पे आते हैं।
वैसे भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी तस्वीरें आ रही हैं इंटरनल रेबेलियन की। तो इन सबको देखते हुए ईरान जो है वो कमजोर हो चुका है। ये एक सिविलाइजेशनल पावर है, लेकिन जो पावर मुल्लाज ने पिछले 30-40 साल में इन्होंने किया है, वो सिविलाइजेशन को डिपिक्ट नहीं करता है। वो पूरी की पूरी बर्बरता का एक पावर था, जिसमें औरतों के साथ अत्याचार हुए हैं, जिनमें जी। लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं। वो सिविलाइजेशनल पावर नहीं था, वो एक बर्बरता की व्यवहार था, और उसी का फल इनको अब मिलने जा रहा है। ऑलराइट सर, बहुत क्रुशियल सर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का आप व्यवहार करते रहे हैं दूसरों पर और फिर वही व्यवहार आपको भी मिलता है। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम कहाँ से आप तोड़ पाएंगे, काट पाएंगे। संजय सर, अगर अमेरिका को देख लें, इजराइल को देख लें, एक पूरी लंबी फहरिस्त है। कल के शो में मैंने पूरी डिटेल एक देशों की दी थी जहाँ जहाँ अमेरिका ने 2000 से लेकर 2026 तक पूरा अटैक किया है। अब एक बात था कि जो तानाशाही है, जो गुंडागर्दी अमेरिका की है, क्या कोई ऐसा मुल्क अब खड़ा होने जा रहा है, क्या कोई ऐसा नैरेटिव आने जा रहा है कि अमेरिका पर भी थोड़ी पाबंदी लगे? इजराइल का अपना अलग रीज़न है ईरान पर हमला करने का, गाज़ा में हमला करने का, लेकिन अमेरिका जिस तरह की दादागिरी करता है, कभी क्रूड के लिए, कभी डीडॉलराइजेशन के लिए, कभी वो ब्रिक देशों पर अटैक करने की बात करते हैं, वर्बल अटैक करते हैं, कभी कभी G20 जो G8 ग्रुप है वहाँ भी कहते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो, लेकिन जो देश हैं, हम भारत हैं या जापान है या और भी जो मुल्क हैं, ब्रिटेन है, रशिया है, उनको तो राइट है कि अपनी करेंसी में जो चाहे वो करें। लेकिन ये दादागिरी दिखाने की जो आदत अमेरिका की है, क्या इसको कंट्रोल करने का कोई रास्ता आपको दिखाई देता है? देखिए, कंट्रोल करने का रास्ता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था ना, लेकिन फंक्शनल कहाँ रहा, उसको जी। फंक्शनल कहाँ रहने दिया लोगों ने। और वर्ल्ड को तो यूनिपोलर इन्होंने बनाया। रसिया बहुत रुचि लेता नहीं है। बाइपोलर वर्ल्ड तो तब था जब एक तरफ रसिया था, एक तरफ अमेरिका था, और फिर कुछ देश जो अपने तरीके से अपना एक ये कर लेते थे। ये पूरी तरह से दादागिरी है। और अमेरिका में भी 40% लोग सीनेट से लेकर के सड़क तक ये ट्रंप के इस दादागिरी का अमेरिका में विरोध हो रहा है। उनकी इकोनॉमी का भी जिस तरह से लॉस हो रहा है, वो भी वहां के लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये ट्रंप का क्या है। कहीं भी चले जा रहे हैं, किसी पर भी दादागिरी दिखाने लग रहे हैं, किसी को भी परेशान करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो वहां भी यही है कि इस तरह के युद्ध की बात में 1/3 अमेरिकी ही हैं जो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर अमेरिका युद्ध के द्वारा किसी देश को दबा दे रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन सोचिए, बाकी लोग तो इनके साथ हैं ही नहीं खड़े। और जो वहां मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन में इनको पता है कि हम बहुत बेहतर नहीं करने जा रहे हैं, तो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के हमले ये करते हैं और इस तरह की बयानबाजी, बड़बोलापन करते हैं। अमेरिका के बारे में तो कहा जाता है, पहले तो इनका लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, और जब लक्ष्य नहीं स्पष्ट है, जब इस तरह की चीजें करते हैं, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करते हैं। ये केवल ईरान अमेरिका तक मामला नहीं होता है, या इजराइल के लिए ये नहीं खड़े, ये किसी के साथ खड़े नहीं है। ये चाहते हैं कि जो अभी पावर है, जिसको हम लोग एनर्जी के रूप में ये करते हैं, अभी तो एरा उसी का चल रहा है कि तेल हो, गैस हो, उस पावर पर मेरा नियंत्रण हो, हम चीजों को तय करें। अब भारत को ये नहीं डिक्टेट कर रहे हैं कि हाँ 30 दिन के लिए आप रसिया से ये ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं। ये अमेरिका कौन तय करने वाला होता है कि हम 30 दिन के लिए वहां से तेल लेंगे कि 3 महीने के लिए तेल लेंगे। ये दादागिरी नहीं तो और क्या है। तो ट्रंप की इस दादागिरी से बैकफायर हो जा रहा है। ठीक है, आपके पास थोड़े ताकत है, आपके पास थोड़ा सा युद्ध के लिए जितने हथियार आपने बनाए हैं उसका एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी कंट्री को आप थोड़ा सा बैकफुट पर जाने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी सोवर्निटी को, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उसके एक्सटर्नल पॉलिसी को आप तय करें। अब ये कह रहे हैं कि ईरान को हम ग्रेट ईरान बनाना चाहते हैं, लेकिन ग्रेट ईरान तभी बनेगा जब वो हमसे आकर के मिलेगा और हम तय करेंगे कि वहां का सर्वोच्च पद पर कौन बैठेगा। ये क्या बात हुई भाई? हर देश में, इस दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश के पास अपने देश की नीतियों को और निर्णय को लेने का अधिकार है। अब ये ट्रंप तय कर रहे हैं, तो ये दादागिरी के अलावा कुछ नहीं है। और जो आपके सवाल हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि देश के बाकी जो वर्ल्ड के जो कंट्री हैं वो चुप बैठे हुए हैं। चाइना ने कोई बयान दे दिया, फिर वो चुप बैठ गए। रसिया ने बयान दिया, चूंकि वो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं
और यूक्रेन को कैसे ये सपोर्ट कर रहे हैं चुप बैठ के। शुरू में हुआ था, नाटो के भी स्पेन और नॉर्वे जैसे देश इनके साथ, ट्रंप के साथ खड़े नहीं थे, क्योंकि ये क्या हुआ, इजराइल ने अगर अटैक किया और ईरान उसके रिटेलिएशन में कुछ कर रहा है या रिटेलिएट कर रहा है, अमेरिका क्यों कूदने जा रहा है वहां। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने समझाया ब्रिटेन को, फ्रांस को, जर्मनी को, तो अमेरिका की दादागिरी तो तभी रुकेगी ना, यूनिपोलर जो वर्ल्ड ये बनाए हुए हैं तभी रुकेगी जब अमेरिकन इनके खिलाफ आएंगे, और अमेरिकन इनके खिलाफ आ रहे हैं कि आप एक तरफ क्या निर्णय लेते हैं, फिर क्या निर्णय लेते हैं, कभी टैरिफ बढ़ा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो जिस तरह से ये कहा है कि ये क्या है, कौन सा नियम का आप पालन करते हैं और जिसमें कुछ भी कोई फैसला ले लेते हैं। कोई डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसे फैसला लेती है क्या? और सुप्रीम कोर्ट पर तो ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, चुप हैं। लेकिन इस तरह के मौके जब मिलते हैं तो ये अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इतनी बात तो तय है, जो लगातार सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ट्रंप ईरान को वेनेजुएला समझ के गलती कर बैठे। ईरान तो ठीक है, वो लड़ेगा, उसके पास अपनी जो मिलिट्री पोटेंशियल है जहां तक है वो, और वो जो अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है उसमें ये संभव भी है कि वो रिजिम चेंज करेगा, क्योंकि रेडिकलाइज सोसाइटी और कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट जब रेडिकलाइजेशन के माध्यम से चाहती है कि हम देश की सत्ता पर काबिज रहें तो ये हमेशा नहीं रहता है। वो युद्ध हो ना हो, वो अंदर से ही विस्फोट होता है और रिजिम चेंज होता है। लेकिन अमेरिका इस क्रेडिट को लेने के लिए कूद जाता है कि अगर ऐसा वहां हुआ तो ये मेरी वजह से हुआ। भाई आप कौन होते हैं वहां तय करने वाले? आप अपने देश को संभालिए ना। अमेरिकन तो आपके खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं कि ये ट्रंप क्या कर रहे हैं, और आप कभी हम ईरान में, कभी जो आपने कहा कि फिर अगला टारगेट कोई और देश होगा, अगला टारगेट कोई और देश होगा। कभी कहते हैं कि भाई कनाडा ये वो आ जाए हमारे देश के साथ, वो बना लें, उनको भी एक स्टेट की मान्यता दे देंगे। ये क्या क्या बोल रहे हैं? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि ट्रंप कितने संतुलित बयान देते हैं, और उस यूनिपोलर वर्ल्ड में ट्रंप अपने बयानों के माध्यम से क्यों घिर जाते हैं। तो ईरान लड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ईरान नहीं लड़ेगा, ईरान तो लड़ेगा, उसकी मिलिट्री पोटेंशियल है। लेकिन हाँ, ट्रंप की दादागिरी तो दुनिया को दिखाई पड़ रही है। अब क्यों दुनिया चेक एंड बैलेंस के लिए लोग क्यों नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसके लिए कोई बात कर पा रहे हैं, ये तो थोड़ा सोचने वाली बात लग रही है कि आखिर तो लोगों को बाहर निकलना होगा। फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या होता है, ह्यूमैनिटी क्या होता है, युद्ध को, और ये कह रहे हैं कि हमको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। राइट सर, अपने आप ठीक है संजय सर। मैं संजीव सर के पास, संजीव सर एक और थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये इनपुट्स आ रहे थे कि ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बना रहा था। इस बात के भी CIA और मोसाद के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि बहुत मुमकिन है, क्योंकि 11,000 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस, 12,000 किलोमीटर का ईरान और अमेरिका के बीच, इतनी दूरी, इतनी लंबी दूरी की मिसाइल बनाना या सुपरसोनिक क्रूज बनाना इतना आसान काम नहीं। बहुत सारे इंटरसेप्टर्स हैं, बीच में ही मार देंगे। लेकिन क्या ऐसी खबर थी, और क्या चीन और रशिया कोई ऐसा वेपन देने वाले थे ईरान को कि भाई ईरान के कंधे पर रखकर बंदूक चला दो, काम तमाम कर दिया जाए? ऐसे इनपुट्स भी सर आए हैं, इस पर हम पूरी डिटेल एनालिसिस अभी कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल इसके बारे में नहीं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा था सर? क्या ऐसा डर था अमेरिका को, और ये डर क्या जायज था? देखिए, पहली बात तो इसे आप हाइपोथेटिकल मत माने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल एक स्टेज तक रहता है, और ये पिछले करीब 40-50 साल से ये सिमर हो रहा है। और जिस तरह से आप जानते हैं, अमेरिका को एक ही चीज से डर लगता है कि उनके डोर स्टेप पर युद्ध ना आ जाए। राइट। उसके लिए जो भी करना है वो करते हैं। और आपने पहले भी देखा होगा, वो अपने बॉडी बैग से डरते हैं और अपने डोर स्टेप पर युद्ध ना आए उससे डरते हैं। राइट सर। अपने से दूर वो कितना भी युद्ध करे, उनके पास क्षमता भी है, उनके पास वेपन्स भी हैं, उनके पास कैपेसिटी भी है और स्टेमिना भी है, और जो वॉर इंडस्ट्री है वो भी बढ़ चढ़कर और वेपन्स बना सकती है। हालांकि कुछ वेपन्स बनने में टाइम लगता है। अब देखेंगे कि जो आपने क्वेश्चन कहा, ईरान में जो उनके पास वेपनरी है वो या तो रशियन है या चाइनीज इन्फ्लुएंस्ड है। रशिया के जितने भी S-300 वगैरह हैं वो सब उनके पास हैं, और ईरान उसी से लड़ रहा था। जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल हैं, मिसाइल कैपेबिलिटी जो उनकी डेवलप हुई है वो उनकी सिर्फ अपने आप से नहीं हुई है, उसके लिए उन्हें मदद दी गई है, शुरू से ही दी गई है। और अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जो शिप अचानक उन्होंने इंडिया के पास जो ध्वस्त किया था, उसके लिए भी एक हाइपोथेटिकल हिस्ट्री है कि शायद वो सिर्फ इंडिया से वापस ही नहीं आ रहा था,
इंडिया के इनविटेशन पे आके और वापिस ही नहीं आ रहा था। Right. शायद वो कोई और एक्टिविटी भी साथ में प्लान कर रहा था। ऐसा कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। तो और ठीक वो है। इंटेलिजेंस इनपुट्स वही बताती हैं कि शिप्स के सर, द्वारा ये माफ़ी चाहता हूँ मैं जी। आपको बीच में रोक रहा हूँ, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सर बहुत बहुत शुक्रिया आप शो में आए। एम्बेसडर साहब आपका भी शुक्रिया और कॉमोडोर संजीव मेहंदी दत्ता आपका भी बहुत शुक्रिया।